अभी ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी की शुरुआत की जो 2-3 क्लासेस हैं वो थोड़ी सी बोरिंग भी होने वाली है। रीजन बीइंग कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा है ना, जो आपको वैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे मरकरी कितने दिन में आपका राउंड काटता है, कितने दिन का उसका रोटेशन पीरियड है, ठीक है। बहुत फैक्चुअल डाटा है, ठीक है ना। हमारे अर्थ की लेयर है, कौन सी कितनी डेंसिटी है, क्या है, मतलब ये सब फैक्चुअल डाटा है। तो शुरुआत की 2-3 क्लासेस में ये चलेगा, बहुत फैक्चुअल डाटा है और वही हमें पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा हमें साइंस नजर आएगी ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा साइंस से रिलेटेड होंगे कि कोई भी चीजें हो रही हैं हमारे आसपास तो वो क्यों हो रही हैं। अर्थक्वेक कैसे हो रहा है, देन उसके बाद वोल्केनोज कैसे आ रहे हैं, ठीक है, हमारा बारिश, प्रेसिपिटेशन वगैरह, तो वो थोड़ा सा साइंस से जुड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ फैक्चुअल है, थोड़ा बहुत कुछ लिखना है, थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है। तो आज तो सिर्फ बेसिक रहेगा कि ज्योग्राफी है क्या चीज, किसने दिया था, क्या क्या ब्रांचेज है हमारी ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है तो ये हम पढ़ेंगे आज के टाइम पे, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ द ज्योग्राफी? हाँ, नहीं, एराटोस्थनीज। हाँ, एराटोस्थनीज है। हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी? नहीं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। लिखेंगे अभी, ठीक है, ये लिखना कि ये बेसिकली वो है। देन हेरोडोटस कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। बट उसने ज्योग्राफी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। स्टार्टिंग में जो अर्लीस्ट स्कॉलर माना जाता है ऑफ द ज्योग्राफी वो हेरोडोटस ही था। अर्लीस्ट जो स्कॉलर माना जाता है इज द हेरोडोटस ओनली, ठीक है। तो वैसे फादर ऑफ हिस्ट्री है। जो शुरुआत के आपको नाम दिखाई देंगे ना, चाहे फिलोसफर देख लो, चाहे आप सोशोलॉजर देख लो, चाहे आप हिस्टोरियन देख लो, वो एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं होंगे, वो मल्टीपल सब्जेक्ट उस टाइम पे करते हुए दिखाई देंगे। वही आपको फिलोसफी में दिख जाएंगे, वही आपको हिस्ट्री में भी दिखेंगे, वही आपको ज्योग्राफी में भी दिख जाएंगे, वही मैथमेटिक्स में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो हर जगह पे मतलब वो देखेंगे। तो उस टाइम का जो स्कूलिंग सिस्टम था वो इसी टाइप का होता था। वो मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना होकर के वो बेसिकली चीजों को कंबाइन करके पढ़ते थे, है ना। हर एक चीज का मतलब उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, और फाइनली फिर यूपीएससी कहते हैं कि आपको ऐसे ही पढ़ना है ना। आपको वापस से गुरुकुल सिस्टम में जाना पड़ेगा जहां पर चीजों को आपको कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी चीज का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका सोसाइटल एस्पेक्ट क्या है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है। ये मतलब कंबाइंड करके फिर से वो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। यानी वो जो फिलोसफर किंग उस टाइम पे पढ़ते थे वो सही तरीका था, वही तरीके से हमें भी पढ़ना है इन चीजों को, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी एंड विद द बेसिक की ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ज्योग्राफी जब स्टार्टिंग में आया तो कैसे ये वर्ड कैसे आया? तो वर्ड itself was given by the father of geography, that is Eratosthenes, ठीक है ना। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थनीज, he combined two Greek words, दो ग्रीक वर्ड्स थे, that is जियो and ग्राफेन, ठीक है। तो दो वर्ड को इसने कंबाइन किया, एक जियो को कंबाइन कर दिया, ग्राफेन को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद ज्योग्राफी बनाया। जियो का मतलब होता है दी अर्थ, ठीक है ना। जियो का मतलब ही होता है अर्थ, और ग्राफेन का मतलब होता है टू राइट अबाउट या फिर टू डिस्क्राइब अबाउट, ठीक है। तो अगर एराटोस्थनीज के हिसाब से देखें, दो वर्ड को कंबाइन करके इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो ज्योग्राफी इज जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी इज जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी में कुछ नहीं है, सिर्फ अर्थ को डिस्क्राइब करना। लेकिन ये बहुत नैरो डेफिनेशन हो जाती है ना। हम सिर्फ अर्थ नहीं पढ़ते हैं, हम एटमॉस्फेयर भी पढ़ते हैं। अर्थ में जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके आपस में रिलेशंस भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आपस में लेयर्स इंटरेक्ट करती हैं, आपकी लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट करती है, ठीक है। देन आपका एटमॉस्फेयर के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, इसीलिए हम फिर वो कार्बन साइकिल और ये सब साइकिल भी इसमें पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसका इंटरेक्शन भी इसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन एराटोस्थनीज शुरुआत में, क्योंकि द ज्योग्राफी इटसेल्फ मतलब जो इसको पढ़ना शुरू किया
तो उस टाइम पे ग्रीक स्कॉलर्स का बड़ा नाम होता था, और इसीलिए किसने मंगाया था वहां से फिलोसफर? बिंबिसार बिंदुसार ने, है ना? बिंदुसार ने किसको बोला? किसको? डेमस्कस को बोला कि ग्रीस से आते हुए एक फिलोसफर को भी इंडिया में ले आना, लेकिन उसने मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अगर स्कॉलर्स की बात करें तो उस टाइम पे ग्रीक में होते थे, वहां पर ये कल्चर चला हुआ था। और ग्रीक जो हमारा एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं कि इंडिया ने दिया था, द एस्ट्रोनॉमी इटसेल्फ केम फ्रॉम द ग्रीक। वहां से कुछ बेसिक नॉलेज आई जिसको हमने यहाँ आकर के एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी भी अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी हेरोडोटस जो ग्रीस से ही था, उसने हिस्ट्री को लिखना शुरू किया, उसने ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करना शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद इराटोस्थेनीज आया, ग्रीक ही है, ये भी ग्रीक है। ठीक है, इसने आकर के मतलब दो चीजों को कंबाइन किया और उसने फिर उसको ज्योग्राफी बनाया, और वहां से हमारा बेसिकली स्टडी ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। ठीक है, उस टाइम पे एक एरिया, मतलब जैसे अगर हम नालंदा देखें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर रिलीजन चल रहा है उस टाइम पे, है ना? तो यहाँ पर रिलीजन का आपको राइज दिखाई देगा। तो हर एक एरिया स्पेसिफिक हो जाता है हर एक चीज के लिए। तो एक जगह पे जब कुछ स्कॉलर्स आ रहे हैं तो सब जितने भी पढ़ने लिखने वाले उनको पता है कि वहां जाना, सब वहां इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर वहां पर राइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे संगम एज हुआ तो लिटरेचर वहां पर आपको सारी एक ही जगह से निकलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना? हाँ, उस टाइम पे मतलब सोक्रेट्स वगैरह आए थे उस टाइम पे, सोक्रेट्स के बाद ही ये सारी चीजें शुरू होती है ना। सोक्रेटिस बोलते हैं, सोक्रेट्स बोलते हैं, अलग अलग जगह पे है ना। हाँ, तो वहीं से फिर वो शुरुआत होगी फिलोसफर्स की। वहां पर उसी ने बोला था हाईएस्ट नॉलेज जो है फिलोसफी है, उसी मतलब जो राजा है ही शुड अटेन दी फिलोसफी, मतलब कम से कम 25 साल के आसपास तक। हाँ, फिलोसफर किंग की बात की उसने, प्लेटो ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फिलोसफीज वहां से शुरू हुई हैं, और वहीं से फिर वो लोगों ने उन चीजों को उस डिटेल में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, हो सकता है कि इंडिया में भी उससे पहले रही हूँ, लेकिन कोई सर्वाइव ऐसी करती नहीं है। कहते हैं कि मतलब उससे पहले वेद आ गए थे तो उनमें सारी चीजें लिखी है। ठीक है, तो बाकी तो मतलब जब कुछ डिस्कवर हो जाती है तो हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि देखो इसको ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम हो जाए तो आने के बाद हम उसे एनालाइज करके कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे उसको पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ऐसे ही यहाँ पर जब स्कॉलर्स पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे वेद वो मतलब ना समझ में आए, जब उसकी डिस्कवरी हो जाए तब उसके बाद समझ में आता है अच्छा इसका ये भी मीनिंग हो सकता था। तो बाद में लिखे गए ना इस लिटरेचर के बाद? नहीं, वेद है श्रुति, लिखे बाद में गए हैं, लेकिन उनकी शुरुआत इससे पहले से हो चुकी है ना। शुरुआत तो आप देखोगे तो 1000 BC के आसपास अगर आप ऋग्वेदा कंपाइल मतलब कंपोजिशन हो चुका है उसका, तो तब से सुना जा रहा है और बाद में आकर के उसको कंपाइल किया गया। ठीक है, तो ये तो हो चुके हैं पहले से। तो ज्योग्राफी आपका जियो प्लस ग्राफीन 2 वर्ड से मिला करके बना है। तो जियो से अगर आप देखोगे जॉर्ज W बुश, सुने? जॉर्ज का मीनिंग क्या होता है? माउंट एवरेस्ट। जॉर्ज का मीनिंग होता है फार्मर, जो अर्थ से जुड़ा हुआ काम करते हैं। सर माउंट एवरेस्ट को भी तो जॉर्ज, किसको? वो अलग है, गॉर्ज को आप जो नहीं, माउंट एवरेस्ट का साइंटिफिक नेम शायद जॉर्ज से वो डिस्कवर करने के लिए बोला होगा उसको। ठीक है ना, कि किसने डिस्कवर किया होगा, इस वजह से भी हो सकता है। अदरवाइज जियो से वर्ड आपको ऐसे ही दिखाई देंगे हमेशा। ठीक है, तो जैसे अर्थ की शेप पूछी जाती है कई बार, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो व्हाट इज द शेप? स्फेरिकल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो दिस इज जियोइड, अर्थ लाइक शेप। ठीक है ना, जियो का मतलब ही अर्थ होता है, तो जियोइड जो अर्थ जैसी है। ठीक है, स्फेरॉइड जो स्फेयर जैसा है। ठीक है ना, तो ये जियोइड हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ऑब्लेट स्फेरॉइड हम बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली अगर हम शेप को डिफाइन करें तो दैट बिकम्स ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, अदरवाइज इट इज जियोइड जो हम इसकी शेप बोलते हैं। तो जियो से बहुत सारे वर्ड बनते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं वो अर्थ से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जॉर्ज जो हम अमेरिका में एक टाइटल है, तो वो बेसिकली पहले फार्मर कम्युनिटी होती थी दैट वाज वर्किंग ऑन द अर्थ। ठीक है ना, तो वो जॉर्ज बन गए थे। तो उस टाइप से वो आपको वर्ड आता हुआ दिखाई देगा। ग्राफेन से आपको बहुत सारे वर्ड दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू डिस्क्राइब द अर्थ इज ज्योग्राफी। इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ द ज्योग्राफी? अपने वर्ड्स में अगर आपको बताना हो क्या है?
हाँ, अर्थ एंड रिलेटेड फिनोमेना कह सकते हैं, ठीक है, इट कुड बी वन ऑफ द डेफिनेशन। और क्या हो सकता है बताओ। अर्थ अर्थ के क्या फंक्शन है? जैसे सर रोटेट वगैरह करते हैं, उस हिसाब से जो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं वगैरह सर उसके फंक्शन नहीं है। ठीक है। एक तो सिंपल सा है, सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहो दो लिख लो, एक तो नैरो डेफिनेशन या फिर सिंपल डेफिनेशन, दैट इज टू द स्टडी ऑफ अर्थ और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो पहले तो ये लिख सकते हो। सेकंड जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके जब हम पढ़ेंगे तो 3-4 सेंटेंस उसमें लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट लिख लो, इट इज अ मल्टी फैसेटेड डिसिप्लिन। जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले द इंट्रा एंड इंटर रिलेशनशिप्स, स्टडी ऑफ इंट्रा एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस स्फेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है ना। वेरियस स्फेयर्स ऑफ अर्थ क्या हो सकते हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ठीक है, तो इन स्फेयर्स के बीच में मतलब इनके आपस में होने वाले रिलेशन एंड विद इन दिस स्फेयर होने वाले रिलेशंस, उन सबको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और क्या पढ़ेंगे इसमें? यूनिवर्स की स्टडी। यूनिवर्स भी आ जाएगी, इसी के अंदर आएगी। ठीक है, यूनिवर्स भी हम ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हैं? इंटीरियर ये हो गया, स्फेयर्स में ही आ गया। ठीक है, स्फेयर्स में ही आ जाएगा। आउटर स्फेयर में हम बेसिकली यूनिवर्स को ही पढ़ लेंगे। और क्या पढ़ सकते हैं? बस इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड मेकिंग ऑफ, है ना। बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप्स ज्योग्राफी में बनाते हैं, है ना। क्लाइमेटिक मैप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, थीमेटिक मैप्स आपको दिखाई देंगे, तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। और क्या हो जाएगा? और क्या पढ़ सकते हैं इसमें ज्योग्राफी में? एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। ठीक है ना। तो यहां पर टू यूज द नॉलेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना। जो भी नॉलेज हम एक्वायर करेंगे ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑफ द ह्यूमन नेचर, वो बेसिकली ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो दैट इज रिलेटेड विद द ज्योग्राफी। जैसे स्टार्ट करें तो ह्यूमन बीइंग जो है एक लिमिटेड एरिया में बसा हुआ था। क्यों? उस टाइम पे आइस एज चलती थी, तो हर जगह घूम नहीं सकता था। जैसे जैसे आइस एज खत्म हुई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लोगों की सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई, तो लोगों का रहना सहना वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो हम ह्यूमन लाइफ को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है ना। कोट पैंट इज द लाइफस्टाइल ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी हैं। यहाँ इतनी गर्मी में कोट पैंट पहन के आ जाएंगे, फायदा क्या उसका, है ना। तो वहां का टेम्परेचर ऐसा रहता है कि वहां पर वो परमानेंट वैसा बंधा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो अलाउ करता है, लेकिन यहाँ का कल्चर अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर कल्चर के हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से आपका कल्चर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, क्लाइमेट के हिसाब से पहनावा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, क्लाइमेट के हिसाब से फूड हैबिट्स चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है ना। तो राजीव दीक्षित सुना है किसी ने नाम? नहीं सुना? डॉक्टर राजीव दीक्षित, काफी साल पहले डेथ हो गई। ठीक है, तो बेसिकली नेशनलिज्म को लेकर के उसके बहुत सारे वीडियोस हैं। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पे मतलब ये तो इंडिया के ऊपर वरदान है कि इंडिया में इतने सारे क्लाइमेटिक सीजन्स हम देखते हैं, है ना। वेदर यहाँ पर इतने मतलब वेरियस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन है, आपका एग्रीकल्चर इतना ज्यादा है
तो यहाँ के हिसाब से ब्रेड खाना मूर्खता है। जैसे यूएसए वगैरह में जाएं तो वहां पर एक क्लाइमेटिक सीजन ऐसे आते हैं जिस टाइम पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, तो उस टाइम पे ब्रेड वो मतलब बासी खाना उनकी मजबूरी है और हमने उसको अडेप्ट कर लिया है। तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो वो उन्होंने अपने मतलब वो कई सारे वीडियोस हैं उनके, तो उसमें बताते रहते हैं इंडिजिनस चीजों को लेकर के कि यहाँ के कल्चर के हिसाब से वो चीज फिट नहीं बैठती। तो फूड हैबिट्स भी चेंज होती हैं विद दी क्या कहते हैं क्लाइमेट। जैसे सर्दियों में दही लस्सी का मन नहीं करता है ना, गर्मियों में मन करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली फूड हैबिट्स चेंज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी डिफाइन करती है आपकी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, और यही डिफाइन करेगा कि किस तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आप ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो बेसिकली सॉल्यूशंस हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक मल्टीफेसेटेड डिसिप्लिन है जो अलग अलग साइड में अपना काम करता है। एक साइड जो हमें बेसिकली स्टडी करवाता है कि यहाँ के मतलब डिफरेंट स्फेयर्स कौन कौन से हैं, उनके बीच में रिलेशंस क्या चल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम वहीं से डाटा को कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को यूज करते हैं इन मेकिंग द मैप्स, इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है ना, उसको फिर हम डाटा को उसमें यूज भी करेंगे, और फिर उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि इसी डाटा को फिर हम यूज करते हैं इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आज की जरूरत भी है, जो आज की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। ठीक है, तो हमें ज्योग्राफी के अंदर दिखाई देगा। डेफिनेशन के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे हो जाता है दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द ज्योग्राफी। हमारा जो ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या है, कैसे हुआ इवोल्यूशन? ग्रीक्स, इट स्टार्टेड विद द ग्रीक्स। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग वेरियस रीजन्स में फैला, अमेरिकन, देन फ्रेंच में भी अगर आप देखोगे, चाइनीज में भी आप देखोगे, जर्मन में आप देखोगे, अलग अलग ज्योग्राफर्स वहाँ डेवलप हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग डिसिप्लिन इसमें डेवलप हुए। ठीक है, अलग अलग प्रिंसिपल्स इसमें आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, थीम बेस्ड इवोल्यूशन की बात करें, तो हम 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट is the period between 1400 to 1800. First is the period between 1400 to 1800 CE. ठीक है, and this could be termed as age of discovery. ठीक है, सेकेंड फेज रहेगा हमारा 1800 से 1950 एंड लास्ट 1950 एंड बियॉन्ड। तो 3 फेजेस में डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा हमें ज्योग्राफी का। अगर हम स्टार्टिंग के फेज की बात करें, द 1400 टू 1800, दिस वाज द एज ऑफ डिस्कवरी। कैसे थी? इससे पहले कोई ऐसे जनरलाइजेशन हुआ नहीं है ज्योग्राफी में, कोई प्रिंसिपल्स बने नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों में इच्छा है जानने की ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा से ज्यादा। तो इस टाइम पे मैप मेकिंग जो बेसिक है, जैसे कोई भी निकल रहा है, पहले जो वॉयाजर्स आते थे जो आपको शिप लेकर के आ रहे हैं, वो कोस्टल एरियाज के साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को मानसून का पता लगता है, धीरे धीरे लोगों को विंड्स का पता लगता है, तो उसके हिसाब से वो शिप्स को मूव कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है लोकेट नहीं कर पाते हो खुद को। तो जब मैप बनेंगे तो मैप में उनको जो मेजर फीचर्स दिखाई देता है बस उसी को लोकेट करेंगे वो चीजें। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैप मेकिंग तो चल रही है, लेकिन मैप मेकिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, व्हाट एंड हाउ भी नहीं है, बल्कि शेप को हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, वेयर, हाँ सॉरी, वेयर। बस 2 ही चीजें यहाँ पर, और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या है और कहाँ है। ठीक है, मैप में बस 2 चीजें लोकेट करनी है, और तीसरा यहाँ कोई सवाल नहीं है। दिस वॉज द एज ऑफ डिस्कवरी। यहाँ पर लोगों को ये लगा कि अब हमें ज्यादा जानना चाहिए, और इसीलिए इस टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ पर स्पॉन्सर किया जाता था लोगों को, ऐसे मतलब लोगों को जिनको जानने की इच्छा है, तो राजा लोग भेजते थे कि तुम जाओ पता करके आओ। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल एक्सपेंशन भी करना है यहाँ पर कॉमर्शियल एक्सपेंशन भी करना, और इसीलिए इसी पीरियड में आपको कोलंबस दिखाई देगा, इसी पीरियड में आपको वास्को डी गामा दिखाई देगा। तो ये कौन थे? ये एक्सप्लोरर थे, ये बिजनेसमैन नहीं होते थे।
इनको पता करना था कि ज्योग्राफी में कहां पर किस तरीके से जाना है, वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा। दे वर एक्सप्लोरिंग कि ओशियंस में रास्ता कहां से है। तो कहीं ना कहीं मैप मेकिंग में ये डिस्कवरीज ने बड़ी मदद की और यहां से मैप मेकिंग हमारी थोड़ी सी ज्यादा आसान हो पाई। इससे पहले के मैप अगर हम देखें तो एक मैप आपको दिखाई देगा बाय द टॉलमी। टॉलमी का मैप कैसा था? सिलेंड्रिकल था। उसने सिलेंड्रिकल मैप बनाया था। वही इस टाइप से उसने सिलेंड्रिकल मैप बनाता था, इस टाइप का मैप, ठीक है ना। उसको लगता था कि बस ये ऐसे है, इसके बाद फिर कोना कर दो, इसको नहीं पता कि सर्कल में बनाना है, ठीक है ना। फिर सर्कल में बनाने वाले हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग आपके मैप के डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो लिख लेना, टॉलमी ने सिलेंड्रिकल मैप दिया था, ठीक है। देन आपको इसी टाइम पे दिखाई देगा एक मैगेलन, मैगेलन EN है, ठीक है। मैगेलन ये भी कहां से आएगा? वास्को डी गामा कहां से आया था? पुर्तगाली था ना, पोर्तुगीज था, तो ये भी पोर्तुगीज ही था, ठीक है। ये बेसिकली निकलता है और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आता है। तो ही वाज द फर्स्ट टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आएगा, सर्कम नेविगेट करके आएगा। यहाँ पर मैप को कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उन्हें पता है कि इस डायरेक्शन में क्या है, मैप में उस चीज को वहां पर लोकेट कर देते थे, बस बात खत्म। इतना करना होता था इनको कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर ये मिलेगा, तो इस लोकेशन को यहाँ पर दिखा दो। कहीं पहाड़ दिखेगा तो उस पहाड़ को दिखा दो, बस बात खत्म। वो पहाड़ क्यों है, कैसे आया, इसके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, दैट इज व्हाट एंड वेयर। दैट इज व्हाट एंड वेयर, ठीक है। देन उसके बाद 1800 टू 1950 ये पीरियड इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स यहां पर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। जैसे जो इंपॉर्टेंट नाम आपको सुनाई देते हैं, दैट इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये आपको यहां आता हुआ दिखाई देगा। तो ही इज फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। यहीं पर आपको एक और नाम दिखाई देगा, कार्ल रिटर, यहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं अप्रोचेस डेवलप करेंगे कि ज्योग्राफी को स्टडी कैसे करना है। दे विल मतलब स्टडी अबाउट द अप्रोचेस कि ज्योग्राफी को अप्रोच कैसे करना है, कैसे हम इसको पढ़ें, कैसे हम इसको इजी बनाएं, ठीक है। तो वो बेसिकली मेथड्स डेवलप होंगे ज्योग्राफी को स्टडी करने के बाद। और उसके बाद जब 1950 में पहुंचेंगे, नाउ वी हैव द मेथड्स। 1950 में जब हम आएंगे तो नाउ वी हैव मेथड्स। यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स है, यहाँ पर हमारे पास मेथड्स हैं। और इसीलिए 1950 के बाद हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई देगा इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगेगा एंड वी विल सर्च आउट द क्वेश्चंस फॉर द व्हाई इन द ज्योग्राफी, कि कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है ना। अगर कहीं पर माउंटेन्स का डेवलपमेंट है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस यहां पूछे जाने लगेंगे। अब 1950 के बाद हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब हमारे पास मेजरमेंट के तरीके हैं, अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स डेवलप हो चुकी है, हमारे पास मैथमेटिक्स डेवलप हो चुका है। अब इससे क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। किसी भी मोमेंट में किसी जगह पे कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना एयर प्रेशर है, विंड स्पीड कितनी है, वहां टेम्परेचर कितना चल रहा है, इतना सारा डाटा एक लंबे समय तक के लिए बना के रखें पॉसिबल है, लेकिन उसको एनालाइज कैसे करें? उसके एनालिसिस के लिए भी रिक्वायर स्टैटिस्टिक्स, उसके एनालिसिस के लिए भी रिक्वायर स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर डेवलप होती हुई दिखाई देगी, और ये स्टैटिस्टिक्स डेवलप होगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस को पूछना शुरू कर देंगे
और इसके आंसर्स हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। हम डाटा को एनालाइज करना शुरू कर देंगे, और जब ये डाटा एनालाइज करना शुरू करेंगे, अब हमारे मैप्स बहुत ज्यादा रिफाइंड हो जाएंगे। अब हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे। अभी तक नहीं कर पा रहे थे। अब हमारे पास डाटा एनालिसिस के तरीके हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या होगा, तो फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। जैसे आज के टाइम पे हम वेदर एनालिसिस देते हैं कि अगले 3 दिन बाद क्या होगा, अगले 1 हफ्ते बाद क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट है, इसकी वजह से हम वो बता पाते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हमारी 1950s के बाद होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन 3 अलग अलग फेजेस में हुआ है। शुरुआत एज ऑफ डिस्कवरी, जहां पर लोग सिर्फ निकल गए हैं ढूंढने के लिए कि कहां पर क्या है क्या नहीं है, उसको ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद उसके जो टेक्निक्स है उनका डेवलपमेंट होता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर जैसे ज्योग्राफर्स आते हैं जो अलग अलग टेक्निक्स को डेवलप करते हैं, और उसके बाद फिर उन टेक्निक्स को हम यूज करेंगे और ज्योग्राफी को एक्सपेंड करेंगे अलग अलग एरियाज में। ठीक है, तो ये हमें दिखाई देगा। इसकी अप्रोचेस से पहले इसके रिलेशन भी पढ़ने जरूरी है। रिलेशन विद अदर साइंसेस। ठीक है, तो ज्योग्राफी को कई बार मदर ऑफ ऑल साइंसेस बोला जाता है। ज्योग्राफी इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। क्यों? क्योंकि बाकी के साथ इसके बहुत ज्यादा मतलब डीप रिलेशंस हैं। हर चीज के साथ इसको मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन का जो मूवमेंट है, ह्यूमन में जो अगर आप रेस का डेवलपमेंट देखोगे, वो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, वो भी ज्योग्राफी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब हम एंथ्रोपोलॉजी को ज्योग्राफी के साथ मिला देते हैं तो एंथ्रोपो जियोग्राफी बन जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या पढ़ते हैं? एंथ्रोपो जियोग्राफी, जहां पॉपुलेशन का क्या स्कैटरिंग है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द ज्योग्राफी। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे, विल स्टार्ट विद द जियोलॉजी। व्हाट इज जियोलॉजी? स्टडी ऑफ रॉक्स, है ना, स्टडी इनसाइड द अर्थ, ये जियोलॉजी में हम करते हैं। ठीक है, और जियोलॉजी को जब हम पढ़ेंगे, इसको ज्योग्राफी के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा। जियोलॉजी को अगर हम ज्योग्राफी के साथ मिक्स कर दें तो दिस विल बिकम जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लैंडफॉर्म्स, अलग अलग कि किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, एंड दिस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ रॉक। टाइप ऑफ रॉक के हिसाब से लैंडफॉर्म चेंज हो जाएंगे। सर ये तो जियोग्राफी का पार्ट है ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, लेकिन उसको ज्योग्राफी में एज ए जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, उसको एज ए जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा जाता है। ठीक है, वहीं पर एंथ्रोपोलॉजी मैंने बताया, स्टडी ऑफ रॉक्स। जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है ना, जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, है ना, ह्यूमंस के बारे में पढ़ता है। और वहीं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज स्पेशल? ये वर्ड आपको कई बार दिखाई देगा। क्या स्पेशल? डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, साइज, लोकेशन, है ना, एनीथिंग दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एरिया या विच डिस्क्राइब्स द एरिया, साइज, लोकेशन, स्पेस, उसको हम स्पेशल बोलते हैं। ठीक है ना, किस एरिया में फैले हैं, कितने साइज में फैले हुए हैं, किस स्पेस में है, तो दिस बिकम स्पेशल। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वी स्टडी अंडर द एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तो दिस विल बिकम एंथ्रोपोजियोग्राफी। वहीं पर फिजिक्स हम पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स द स्टडी ऑफ मोशन। व्हाट इज फिजिक्स? द स्टडी ऑफ मोशन। और वही मोशंस को जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी।
दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। हम बाहर की जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थ इज ऑन मूव, मोशन में है, अर्थ मोशन में है, सन मोशन में है, ये मोशन हम कैसे पढ़े? उसके लिए हमें क्या चाहिए? फिजिक्स चाहिए। हमें ओशियन में वेव्स को स्टडी करना है, ओशियन में टाइड्स को स्टडी करना है, वो मोशन में है, तो कैसे पढ़ेंगे? वी नीड फिजिक्स। तो फिजिक्स को मिलाएंगे तो वो ज्योग्राफी के अंदर मतलब आपको अलग अलग चीजें पढ़ने में मदद करेगी। ये क्लाइमेटोलॉजी में मदद करेगी, ये आपको यूनिवर्स को समझने में मदद करेगी, ठीक है, अलग अलग जगह पे हाइड्रोलॉजी को पढ़ने में मदद करेगी, ठीक है, ओशियनोग्राफी में मदद करेगी, इन जगह पे मदद करने वाली है। वहीं केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री जियोमॉर्फोलॉजी, वहीं रॉक्स में क्या केमिकल है क्या नहीं है, सॉइल के क्या टाइप है क्या नहीं है, केमिस्ट्री वहां मदद करेगी। वहीं पर अगर हम जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें, ये कहां पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में? फ्लोरा फोना, जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसे है ना, उसके हिसाब से हम बायोम्स को पढ़ते हैं, हम ग्रासलैंड्स को पढ़ते हैं, है ना, वो कैसे पढ़ रहे हैं? उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं हम कि किसी प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, और उसको हम पढ़ते हैं अंडर दी बायोजियोग्राफी, दैट इज स्टडीड अंडर बायोजियोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते हैं हम कहीं इसमें? हिस्ट्री कैसे रिलेटेड है? इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो हिस्ट्री बिकम्स हिस्ट्री, वो हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, जो पास्ट हो गया, दैट बिकम्स हिस्ट्री। तो टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन को हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। वही टाइम के साथ अगर मैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड कर दूं तो ज्योग्राफी हो जाएगा। टाइम के हिसाब से लैंड फॉर्म्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर मैं उसको स्टडी करने लग जाऊं तो दैट बिकम्स ज्योग्राफी। यानी हिस्ट्री में मुझे नहीं पता कि टाइम का क्या लेना देना, लेकिन हिस्ट्री के अंदर कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स में चेंज आए हैं वो मैं स्टडी करूंगा, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, वो इवोल्यूशन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर और क्या बच गया? कौन से सब्जेक्ट हैं? सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, फूड हैबिट्स, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कहां पढ़ेंगे? सोशल ज्योग्राफी में। इसके लिए क्या है? सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट आपको वो मैथमेटिक्स कहां पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, डेटा कहां यूज कर रहे हैं? बहुत सारी टेक्निक्स को डेवलप करने में, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के नाम बताओगे कोई? कार्टोग्राफी, व्हाट इज कार्टोग्राफी? मैप मेकिंग टेक्निक, है ना, स्टडी ऑफ मैप मेकिंग इज कार्टोग्राफी। तो ये कैसे है? मैथमेटिक्स से आए, स्टैटिस्टिक्स से आए, ठीक है। वहीं पर देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज जीआईएस। जीआईएस क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पीएम गति शक्ति पढ़ा है? हाँ, क्या है पीएम गति शक्ति? उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो वर्क है, उसके एक ही प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्मेशन है, वो कंबाइन करें। वो कैसे कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन लेयर्स, और उस लेयर्स को हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं। वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन लेयर्स, उन लेयर्स को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। अगर मुझे निकालना हो कि इस एरिया में वाटर बॉडीज कहाँ हैं, तो बाकी चीजें अपने आप डिलीट हो जाएं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लेयर पढ़नी है, दिस इज रिलेटेड टू वाटर, तो सिर्फ ये लेयर सामने आ जाए, मुझे पता लग जाए इस एरिया में यहाँ वाटर बॉडीज है, बाकी चीजें डिलीट, मुझे सिर्फ वाटर बॉडीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मैं इस पूरे को कंबाइन कर दूं तो कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी उस एरिया की, ठीक है। तो ये क्या है? ये इस तरीके से लेयर में उसको स्टडी कर रहे हैं, क्या है? दिस इज द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। वो इसी से बन रहे हैं,
GIS थीमेटिक मैप बनाने में मदद करता है। ठीक है, GIS थीमेटिक मैप बनाने में मदद करता है, और थीमेटिक मैप बनाने में एक और चीज मदद करती है, दैट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग भी कैसे पॉसिबल हो पाएगा विदाउट एडिंग द टेक्नोलॉजी टू द ज्योग्राफी, है ना। बिना मैथमेटिक्स की जानकारी के, बिना फिजिक्स की जानकारी के रिमोट सेंसिंग आप ऐड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक अंडर द ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के अंडर आता है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग जब हम किसी भी एरिया को रिमोटली सेंस करते हैं, फॉरेस्ट फायर जाकर चेक करके नहीं आना होता, अंदर जाकर के कहां तक गया हो, तो उसको हम रिमोटली ऊपर से कैमरे से या फिर सैटेलाइट के थ्रू, थर्मल एनर्जी के थ्रू हम चेक करते हैं कि कितने एरिया तक वाइड स्प्रेड हो रखी है फॉरेस्ट फायर्स। तो कैसे कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसमें एयरक्राफ्ट में कैमरास लगा देते हैं, तो उसके थ्रू भी हम करते हैं, सैटेलाइट से भी सेंस करके हम करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं रिमोट सेंसिंग में। तो दिस इज रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब इसके बाद अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अप्रोचेस क्या क्या अप्रोचेस हैं ज्योग्राफी? मतलब किस तरीके से स्टडी किया जाता है ज्योग्राफी को? दो ही तरीके हैं, ठीक है ना, जो डेवलप किए गए हैं। वन इज नोन एज सिस्टमेटिक अप्रोच, and another is regional approach. ठीक है, this was developed by Alexander von Humboldt and this was developed by Carl Ritter. क्या डिफरेंस है दोनों में? सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच। ये ज्योग्राफी को पढ़ने के तरीके हैं। इसने बताया कि ज्योग्राफी को पढ़ना तो ऐसे पढ़ो, और इसने बोला ज्योग्राफी को पढ़ना तो ऐसे पढ़ो। क्या है ये तरीके? हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच में इसने बोला कि आप जैसे साइंस को पढ़ते हैं ना, एक एक चीज करके पढ़ते चले जाओ और उनको आपस में मिक्स कर दो बाद में जाकर के, है ना। इंडिविजुअल कंपोनेंट को स्टडी करो। तो यहां पर द फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। यहां पर इंडिविजुअल कंपोनेंट को पढ़ा जाता है और उसको फिर जनरलाइज किया जाता है ओवर ए लार्ज एरिया। जनरलाइज करने का मतलब भी प्रिंसिपल बनाना हो गया, ठीक है ना। उसको जनरलाइज किया जाता है ओवर दी लार्ज एरिया। तो दिस इज अ नोमोथेटिक अप्रोच। प्रिंसिपल बिल्डिंग अप्रोच को हम नोमोथेटिक अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए नोमोथेटिक अप्रोच। जैसे एग्जांपल लें तो कैसे, क्या हो सकता है इसमें? कोई एग्जांपल बताओ। सिस्टमेटिक अप्रोच का जैसे अर्थक्वेक पढ़ना है, तो अर्थक्वेक सिर्फ एक कंपोनेंट है, हम सिर्फ अर्थक्वेक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच में आएगा। ठीक है, रीजनल अप्रोच उसका थोड़ा सा उल्टा है, मतलब थोड़ा सा उसी चीज को पढ़ रहे हैं लेकिन अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। ये बोलता है रीजंस को स्टडी करो, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट को मत उठाओ, रीजन के हिसाब से उठाओ। जैसे आपका माउंटेनियस रीजन एक अलग रीजन है, माउंटेनियस रीजन को अलग स्टडी करो, प्लेन रीजन वो अलग है, उसको अलग स्टडी करो। तो यहां पर रीजन वाइज स्टडी करना चाहिए। इसने बोला सब चीजों को रीजन वाइज स्टडी करो। यहां पर जो प्रिंसिपल बने वो उसको अप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो रीजन वाइज स्टडी करना चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इसकी भी 4 ब्रांचेज है, इसकी भी 4 ब्रांचेज है, दोनों की 4 अलग अलग ब्रांचेज है। उसकी लिख लो सिस्टमेटिक की। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, बायोजियोग्राफी
फिजिकल ज्योग्राफी, बायोजियोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, geographical method and techniques, geographical method and techniques। ये ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। बायोजियोग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफिकल मेथड टेक्निक में क्या आते हैं, वो ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका जो एंथ्रोपोलॉजी था, जो आपका सोशल ज्योग्राफी था, वो दोनों कंबाइन करके आ जाएगा, जिसके अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये कैसे राइज हो रहा है। ठीक है ना। तो पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी की जाती है इन दी ह्यूमन ज्योग्राफी, कि किस तरीके से कहीं पर जैसे गंगा के आसपास आपको ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई देगी, तो ये किसके अंदर आएगा, हमारा ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर आएगा। ठीक है। देन फिजिकल ज्योग्राफी में आपके जो आप अलग अलग पढ़ते हो, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आएंगे। ठीक है। जो हमें पढ़ने हैं अलग अलग। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बेसिकली हमें फिजिकल ज्योग्राफी के ही कंपोनेंट को ज्यादा डीप में पढ़ना है, बाकी चीजें तो उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है। बाकी चीजें तो उसी का एप्लीकेशन है। देन उसके बाद रीजनल में भी लिख लो, इसके 4 सब ब्रांचेस। फर्स्ट इज रीजनल स्टडीज, रीजनल एनालिसिस, रीजनल डेवलपमेंट, एंड रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग। ठीक है। रीजनल स्टडीज हो गया, एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है। ये सब हमारा रीजनल स्टडीज में। ठीक है। किस तरीके से एक रीजन के ऊपर स्टडी करना है और उसी के हिसाब से मतलब उस रीजन का डेवलपमेंट, उसका एनालिसिस, वो सारा इसी के अंदर आएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था। इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ, दैट इज कि हमने अभी सिस्टमेटिक अप्रोच में लास्ट में क्या लिखा है, ज्योग्राफिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टेक्निक इज या इंपॉर्टेंट मेथड इज जिससे हम मैप को डेवलप कर रहे हैं, तो दैट इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS बोलते हैं। ठीक है। 2 तरीके का हो सकता है। जो नेविगेशन है, हम यूज करते हैं GPS मोबाइल में, है ना। GPS की फुल फॉर्म इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है। ये 2 तरीके का हो सकता है। एक दैट इज ग्लोबल, और एक हो सकता है रीजनल। ग्लोबल वो है जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को कवर करे। रीजनल जो किसी पर्टिकुलर रीजन को कवर करता है। ठीक है। ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 24 सैटेलाइट्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। अगर हमें ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बनाना है तो हमें क्या चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 24 एक साथ काम कर रही हो। ठीक है। एंड द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम वाज अमेरिका, USA, और उसने डेवलप किया था ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसने क्या डेवलप किया था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लिख लेना यहां पर कंट्री, कंट्री एंड देयर क्या कहें, GNSS। किस कंट्री का कौन सा GNSS है। ठीक है। कौन सा नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। सबसे पहले USA का क्या है, GPS। सबसे शुरुआत में इसने मिलिट्री के लिए बनाया था। ठीक है।
ये मतलब इस तरीके से ये मतलब काम करता रहता है हमेशा। किसी भी एक पॉइंट को एक टाइम पे मिनिमम कितनी सैटेलाइट चाहिए, किसी भी एक पॉइंट को एनालाइज करने के लिए हमें कितने सैटेलाइट चाहिए, 4 मिनिमम एक पॉइंट के ऊपर हमेशा होनी चाहिए। उससे हम उसका लैटिट्यूड बता सकते हैं, उसका लॉन्गिट्यूड बता सकते हैं, उसका अल्टीट्यूड बता सकते हैं, और चौथी चाहिए टू डिटरमिन द टाइम। ठीक है ना। तो 4 सैटेलाइट एक पॉइंट के ऊपर होनी ही चाहिए अगर जीपीएस को आपको रन करना है। तो 4 से कम कभी नहीं हो सकते, तो ये नंबर कभी भी 4 से कम नहीं आएगा। ये पूरे अर्थ को कवर कर रही हैं, इस तरीके से मॉनिटर कर रही हैं। ये रेड लाइन आर दी सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना। तो दिस कैन नॉट बी लेस देन 4 एट एनी गिवन टाइम। 4 से कम हो ही नहीं सकता। इसको आप कितनी भी देर स्टडी करोगे ये 4 से कम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जो एक भी कम हो गया तो वो एस्पेक्ट हमारा जीपीएस से गायब हो जाएगा, अल्टीट्यूड गायब हो जाएगा या लैटिट्यूड गायब हो जाएगा। मतलब 3D एक पॉइंट चाहिए ना एक जगह का, देन या फिर टाइम गायब हो जाएगा। तो 4 मिनिमम रहते हैं इसमें, 4 से नीचे कभी भी नहीं आता है। ठीक है। तो 24 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है जो ओवरऑल मतलब वर्ल्ड के ऊपर मतलब करता रहता है। हालांकि सिर्फ 24 नहीं होती है, एक्स्ट्रा ही रखते हैं। कभी एक आधी सैटेलाइट खराब हो जाए तो उसकी जगह दूसरी तभी टेक ओवर कर ले। ठीक है ना। तो 28, 30, 32 के आसपास हमेशा रहते ही है यहाँ पर। ठीक है। लिख लेना इस पॉइंट को भी कि मिनिमम रिक्वायर्ड सैटेलाइट है ना इन अ जीपीएस इज 24। देन नहीं 24 टोटल उसमें, और एक पॉइंट के ऊपर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड इज 4। ठीक है। रशिया, रशिया का कौन सा है? ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। यूरोप, गैलीलियो लिखना। किसको कैसे होगा? जिस देश के पास है वही मॉनिटर कर सकता है। तभी हमें उसको बड़ा सीक्रेट रह करके अंडरग्राउंड करना पड़ता है चीजों को। खतरा रहता है, मॉनिटरिंग तो रहती है। ठीक है। तभी उससे बच करके अंडरग्राउंड हमें चीजों को करना पड़ता है उस टाइम पे। ठीक है। और क्या बचा? चाइना, चाइना का कौन सा है? बाइडू। BEI है ना, BIDOU, फिर गलत कर दें, बाइडू। ठीक है। चाइना का कौन सा है? बाइडू। ठीक है। ये सब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। इसके अलावा कुछ रीजनल भी हैं। जैसे जब हमने कारगिल वार में अमेरिका से बोला कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का, क्योंकि ये जो देता है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर तक एक्यूरेट देता है, और उनके पास मतलब 1 मीटर तक या 3 मीटर तक का भी एक्यूरेट डाटा होता है जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूज करते हैं। तो हमने ही मांगा कि हमें कारगिल वार में चाहिए ताकि हम देख सकें उनकी पोजीशंस क्या है। तो उस टाइम पे यूएसए ने मना कर दिया और भारत को जो है चोट लग गई कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ। तो उस टाइम पे इंडिया ने सोचा हमें भी अपना खुद का नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बनाना चाहिए, और उसके बाद वी डेवलप्ड आवर ओन नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम दैट इज नोन एज IRNSS। लेकिन वो रीजनल है, हमने ग्लोबल नहीं बनाया, रीजनल है। ये इंडिया की जो टेरिटरी है उसके बाहर 1500 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। इंडिया की टेरिटरी के बाहर 1500 किलोमीटर तक ये चेक कर सकता है। ठीक है। तो दिस इज IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम।
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको जब हम यूज करते हैं तो दैट बिकम्स नाविक। नाविक की फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो IRNSS का ही दूसरा नाम कई बार नाविक लिखा जाता है, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। एक और है रीजनल जो वर्ल्ड वाइड काम करता है, दैट इज ऑफ जापान। क्या है? क्वाज़ाई जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। क्वाज़ाई जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज द सैटेलाइट सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड जो अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही आ गए, ग्लोबल और रीजनल। ग्लोबल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट आर 24। ठीक है, और एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक पॉइंट को कवर करने के लिए एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके लिए फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द GPS वाज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाज USA। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास है, दैट इज रशिया, चाइना एंड यूरोप। यूरोप का कंबाइंड है अपना। ठीक है, और 2 कंट्रीज ऐसी भी जिन्होंने अपना रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बनाया हुआ है। एक जापान हो गया और दूसरा इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। तो बेसिक अभी और किसी का नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द यूनिवर्स, है ना, कि यूनिवर्स कैसे आया। ठीक है ना, और फिर यूनिवर्स के लिए क्या क्या थ्योरीज हैं। ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी और वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर स्टार वगैरह जो बनते हैं, ठीक है ना, स्टार का क्या साइकिल है, फॉर्मेशन उसका क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। और उससे नेक्स्ट क्लास में अर्थ पे आ जाएंगे हम। ठीक है, सोलर सिस्टम भी आएगा बीच में। ठीक है, सोलर सिस्टम और उसके बाद फिर अर्थ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास यूनिवर्स का स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, इसमें देख लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, हालांकि ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, बड़ा फैक्चुअल सा है ये डाटा।